अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज़ खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं। अपनी ज़िंदगी की शुरुआत इंसान अपनी पैदा होते वक्त कर चुका होता है, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में क्या क्या हर्डल्स आती हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं, उससे नबरद आज़मा होता रहता है और यही ज़िंदगी का नाम है। आज आप मुझे इस हालत में देख रहे होंगे, लेकिन इस हालत की ज़िम्मेदार मैं ख़ुद तो हरगिज़ भी नहीं हूँ। बस ये कहना चाहिए कि जब आनी होती है तो उसी तरह से आ जाती है। आज मेरी आपकी मुलाकात जो वर्किंग डेज़ के लिहाज से अगर बात करूँ तो 15 दिन और वैसे 3 वीक्स के बाद आपसे, यानी कि सारी छुट्टियां भी मिला लूँ तो 3 वीक्स के बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। लेकिन बात मुलाकात की नहीं है, यादों में, दिलों में सब आप लोग उसी तरह से रहते हैं और काम भी उसी तरह से चलता रहता है और ज़िंदगी की जो रमक है और ज़िंदगी की रवानी भी उसी तरह से चलती रहती है। लेकिन हम मजबूर होते हैं कभी कभार उन चीज़ों से जहाँ पर हमें कुछ ऐसी छोटी तकलीफ़ या कोई ऐसी हर्डल आ जाती है जिसकी वजह से हमारे अंदर वो एफिशिएंसी नहीं आ पा रही होती या हमारे अंदर वो मोबिलिटी नहीं आ पा रही होती, जिसकी वजह से हम अपने आप को उठा के उन कामों में लगा सके। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। तकरीबन आज मुझे आज पूरे 3 वीक्स हो गए और मैं अपने घर में ही अपने खुद ही से स्लिप हो गई और स्लिप होने के बाद मैं गिरी और गिरने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी हड्डी टूट गई है और बिल्कुल वही हुआ। मेरी 2 जगह से जो मुझे मेरी हड्डी नॉट हेयर लाइन फ्रैक्चर टूट के खिसक गई। सो ये मुझे बड़ी ज़्यादा मेरी तकलीफ़ दे मेरे लिए अमल था। और उसके बाद खैर एक वो डॉक्टरों का एक नया सिलसिला, उनको दिखाना, इमरजेंसी, ये वो, फिर सर्जन, फिर हड्डी को फिक्स करना, एक प्लास्टर, फिर दूसरा कटवाना, फिर वो उसको फिक्स करवाने सर्जन, फिर सर्जन। तो ऑलमोस्ट इन 3 हफ्तों में मेरे कम से कम 8 मेरे एक्सरेज हो चुके हैं और ये जो मुस्तकिल एक अमल है ये चल रहा है। मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं आपसे दूरी ना बनाए रखूं, लेकिन फिर भी देखें कि अभी मुझे 6 हफ्ते तक का रेस्ट कहा हुआ है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ क्योंकि मुझे आपकी याद है और आप लोगों को यकीनन मेरी याद होगी। और हमारे लिए ज़िंदगी में यही सबसे बड़ी अहम चीज़ें हैं कि हम चाहे किसी भी हाल में हो, हम एक दूसरे के लिए यादों का सबब और ज़रिया बन सकें। तो जनाब ये सारी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं वक्फे और गाहे बगाहे आप लोगों को बताती रहूँगी अपने हाथ के हवाले से भी। और न सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा हाथ हुआ है, लेकिन इसलिए कि वो कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या कहाँ पे क्या करना चाहिए, किन डॉक्टर से मिलना चाहिए, या फर्स्ट एड क्या होना चाहिए, या ER में जाने के लिए क्या करना चाहिए। या इसके अलावा भी जब आपके पास कोई आपका मददगार ना हो तो अल्लाह ताला की मदद के सिवा आपके पास अगर कोई भी ना हो तो यकीन जानिए अल्लाह ताला आपको ऐसी हिम्मत अता करता है, ऐसी ताकत अता करता है कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार वाकई में अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला ने एक बाजू अगर हटाया या उसमें तकलीफ़ या थोड़ा सा काम करने के काबिल नहीं ही छोड़ा तो 3 बाजू और दे दिया अल्लाह ताला। वो हिस्सा आपको दे देता है, वो तरीका आपको दे देता है जिससे आपका काम में रुकावट नहीं आती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करूँ, उतना मेरे लिए कम है। मेरे जहन में बार बार ये आता है कि यार अगर ये लोग सोचते हैं कि जी हमारा ये हो गया, हमने क्या किया था। मैं सोचती हूँ, आप यकीन करें, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे होने के बाद मैंने सबसे पहले मेरे मुँह से जो अल्फाज निकलते हैं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के निकले थे। और मैंने जब उसके थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि सुबह उठते ही मेरे साथ हो गया, जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई तो मैंने 2 नफल पढ़े शुक्राने के, इसलिए कि अल्लाह ना करे अगर मेरी टांग की हड्डी टूट जाती है, कुछ और हो जाता, मैं बिल्कुल बेड रिडन हो जाती, तो फिर मैं क्या करती। तो मेरे मालिक का बड़ा करम था कि उसने कम से कम ये वाली मोहताजी से भी बचा लिया और अपना ही मोहताज रखा और दुनिया में किसी का नहीं रखा। तो जनाब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये भाषण चलते रहेंगे और ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन ये बातें सिर्फ इसलिए कि आप लोग भी इनकरेज हुआ करें, करज पकड़ें, अल्लाह से लौ लगाएं, मोहब्बत करें, प्यार करें। देने वाली ज़ात सिर्फ उसी की है और उसकी मोहताजी के अलावा अल्लाह ताला और किसी की मोहताजी ना दे। तो जनाब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बात करेंगे कुछ हम बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से भी करेंगे, महंगाई के हवाले से भी करेंगे। ये एलिमेंट कहाँ से बढ़ रहा है और क्या वजूहात हैं, ये क्यों महंगाई इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। न सिर्फ महंगाई के हवाले से, अगर अशिया खुरनोश के हवाले से बात की जाए, सिर्फ उसी की बात नहीं कर रहे। मैं अगर बात करूँ पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से करूँ, आगे पीछे हो रही हैं। अगर मैं बात करूँ कि इसी के निर्खों के हवाले से, वो आगे पीछे हो रहे हैं। लेकिन कहीं पे भी आपको कहीं स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही और लगता ये है कि और आने वाले दिनों में ये महंगाई का जो एक स्लैब है ये क्रॉस करता दिखाई दे रहा है। मैं भी सिर्फ बात करूँगी के सार्फिन के हवाले से, यानी के इलेक्ट्रिक के हवाले से, या फिर बिजली के जो सारिफ हैं, हम जैसे लोग जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, हमारे पर और कौन सा बम गिराया जा रहा है।
आपकी याद दहानी के लिए और आपकी यकीन दहानी के लिए आपको बताती चलूं कि वैसे ही हमारे पास एक यूनिट जो है वो ₹1.75 चल रहे हैं और 20 पैसे का इसमें इजाफा कर दिया गया है और ये समरी नेपरा को भिजवा दी गई है। अब ये कितना बड़ा जुल्म है, लोग वैसे ही नहीं दे पा रहे, बिजली की जो बिल है उनको अदा नहीं कर पा रहे, ना जलाते हुए बिजली। अब देखिए सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, AC बंद हो गए हैं, लेकिन बिजली के बिलों में कमी नहीं आ रही। वो बिल जो शायद इस दौर में, मैं आपको उन घरों की बात बता रही हूँ जो कि ठीक ठाक इलाकों में और पॉश इलाकों में घर हैं जिनके ऊपर बिजली नॉर्मली सर्दियों में जो बिजली का बिल होता है, सर्दियों के हवाले से अगर बात करें, वो अगर एक भी AC नहीं चल रहा है और आपको LED लाइट्स लगी हुई है, तो वो जो मैं आपको 1-1.5 साल पहले की बात बता रही हूँ, वो 11-15 16 हज़ार आता था बगैर AC के और बगैर सिर्फ LED लाइट्स पे जिसके ऊपर ज़ीरो आना चाहिए, वो अब पहुंच के नॉन AC और LED लाइट्स के ऊपर वो AC के बिल आ रहे हैं 40-45 हज़ार। ये मैं सिर्फ एक आपको आम वो बता रही हूँ। तो कहाँ के AC और कहाँ की चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जहाँ पर अगर आप लोगों के हवाले से बात करें तो बेचारे गरीब, जिनके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, मैं क्या अमीर और क्या गरीब सब एक ही सफ़ में है। अभी इस वक्त कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, महंगाई की इस चक्की से हर बंदा इस वक्त असरअंदाज हो रहा है। अब ये चक्की चलेगी किस तरह से और ये इसी तरह से चलती रहेगी, या इसमें कहीं ठहराव आएगा, या थोड़ा पीछे की तरफ भी जाएगी, या हुकूमती इदारों को थोड़ी बहुत कहीं अकल आएगी कि थोड़ा बहुत हमारे मजलूम आवाम के ऊपर थोड़ा सा रहम करना शुरू करें। इसी सारी गुफ्तगू पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मौजूद है, फारूक डाडी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक, खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से हैं और बड़ा अफसोस हुआ आपका ये देख के कि अल्लाह ताला ने आप पे करम किया बस, और इंशाअल्लाह में अल्लाह ब्लेस यू विद स्पीडी रिकवरी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस सिर्फ इस हवाले से अपने नाज़रीन को भी एक बात कहती चली जाती हूँ कि हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और ये अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत हो भी जाए, मुझे ये लगता है हमारे नौजवानों में भी ये स्पिरिट और आजकल के नौजवान में ये स्पिरिट होना चाहिए। ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है, काम नहीं छोड़ना चाहिए। एम आई राइट? बिल्कुल। इससे तो लोग सीखे ना। देखिए, अगर मुझे अभी 4 हफ्ते और अभी बिस्तर पे रहना है तो मैं बिस्तर पे रह के नहीं रह सकती थी। मैंने ये सोचा कि मुझे जाके काम करना चाहिए। तो मुझे भी ये लगता है कि हम अपना सोना खुद खोद सकते हैं, खोदेंगे तो निकलेगा। हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, मैं इसका एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं। 3 साल पहले मुझे कैंसर लास्ट स्टेज पे डायग्नोज हुआ, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने आप को अल्लाह ताला को सौंप दिया और बिलीव मी 6 कीमो होते हैं ना, 3 कीमो में मुझे कम्प्लीटली रिकवरी अल्लाह ताला ने दी। तो अल्लाह ताला पे हमारा ईमान है होना चाहिए। और अगर आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और दिल से आप मांगे, अल्लाह ताला आपको आपकी बरसात से ज़्यादा दे। बिल्कुल सही कहा आपने। अब यकीन करें कि यही होता है कि मैं नॉर्मली जो अपने घर के रूटीन में, वैसे आपकी कितनी भी हाउस हेल्प हो, लड़के हों जो भी हो, लेकिन आप लड़कों से पर्सनल काम नहीं करा सकते ना। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ ना, मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन ना नमाज़ों में कमी आई। अल्लाह ताला बड़ी, आप जिस तरह से भी आप अदा कर रहे हैं, तो पता नहीं अल्लाह ताला को क्या अदा पसंद आ जाए। बस हमारी एक ही दुआ होती कि अल्लाह ताला हमें तेरा मोहताज रखना, लेकिन और किसी की मोहताज नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा सा इस तरफ आते हैं। ये जो जी, ये जो असल बात है, ये जो बिजली के सारिफिन के ऊपर बम गिराए जाते हैं, बार बार बम गिराए जाते हैं। मैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री में जाऊँगा। जब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की निजकारी हुई, तो उसमें बहुत सारी ऐसी शिकें थी जो कि उनको पाबंद किया गया था। मिसाल के तौर पे कि 7 साल तक वो नर्ख को बढ़ा नहीं सकते। अच्छा। 2008 में जरदारी साहब की हुकूमत आई, उन्होंने कराची इलेक्ट्रिक को बुलाया, उनके साथ दोबारा मुआहदा किया और वो तमाम शिकें हटा दी। अच्छा। जहाँ से कराची इलेक्ट्रिक एक बेलगाम घोड़ा बन गया और आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली कराची इलेक्ट्रिक की है। और इतनी इनकी हठधर्मी है, इतनी बदमाशी है ना। MQM इस पर कोई बात करती है, जमात इस्लामी भी थोड़ी बहुत बात करके खामोश हो जाती है। तो ये कराची की जितनी तंजीमें हैं, सबों ने अपने मुंह पे ताले लगाए हुए हैं, समझे ना। इन सब की जिम्मेदारी है कि इसका हिसाब करें, इसको उठा के बाहर फेंकें यहाँ से। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है। या आप देखें कि ये गवर्नमेंट जो है, ये सारे IPPs इन्हीं की है। ये शुगर माफिया, सारी शुगर इंडस्ट्रीज भी इनकी है। जहाँ कॉटन फील्ड हमारी लगती थी, वहाँ पे सब हटा के गन्ना उगाना शुरू कर दिया। आपको नहीं लगता कि आवाम भी बड़ी बेहिस है? आवाम क्यों नहीं सड़कों पे आती? देखिए, बांग्लादेश में जो रेवोल्यूशन आया, उनकी आवाम ने आके वहाँ पे जो हुकूमत के खिलाफ सारा सब कुछ किया,
तो अवाम को जो भी आप डोज दे रहे हैं वो उसे एक्सेप्ट कर रही है, वो खाए चली जा रही है, जब भी तो यहाँ तक की बात पहुंची। अब यहाँ के सनतकार जो है वो परेशान हो गए। कल मेरे एक दोस्त है, वो मुझसे पूछ रहे, बहुत बड़े सनतकार हैं, सिकंदर रहमान। मुझे कहते यार फारूक एक बात बता ना, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट कम हो गई है, रोजाना की बुनियाद पे फैक्ट्रियां बंद हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये स्टॉक मार्केट आसमान पे जा रही, क्या वजह क्या? अब मेरा सवाल एक यहीं पे आ जाता है, क्योंकि मेरा सवाल बड़ा अहम है। मुझे बताएं, फैक्ट्रियां बंद, सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है और स्टॉक ऊपर जा कैसे रहा है? इसकी वजह है, देखिए ये पीडीएम की गवर्नमेंट में जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने 22% इंटरेस्ट रेट रखा। ठीक है, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा कारोबार है जहाँ आपको 20 से 25% रेट ऑफ रिटर्न हो। आप कोई सनत लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, उसका रेट ऑफ रिटर्न ओनली 7% है, ओनली 7%। तो यहाँ कैसे होगा? इसका नतीजा ये हुआ इनकी गलत पॉलिसी की वजह से कि लोगों ने अपने छोटे कारोबार बंद किए। कहीं 25 एम्प्लॉय थे, कहीं 30 थे, कहीं 35 थे, कहीं 5 थे। वो कारोबार बंद किया और वो पैसे उठा के उन्होंने बैंक में रख दिए। बैंक में रख दिया। और बैंक का रेट कितना चल रहा है? मतलब उस वक्त जो था 22% था, इनको 20-21% मिलता था। 22% 21% बहुत है। इसी के ऊपर बात करूंगी, लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया। नाज़रीन आप कहीं जाइएगा नहीं। एक और अहम बात आपको बताते चलूँ कि दुनिया भर में अगर आप बैंक के रेट के हवाले से बात करें तो इसकी बात डाडी साहब इसको सेकंड करेंगे अगर मैं गलत हूँ, कि 6 से 7% होता है। हमारे यहाँ अगर 22% पे था या 21% पे था। डाडी साहब आप जैसे बात कर रहे थे, मैंने पहले आपसे बात की कि जब कोई चीज़ चल ही नहीं रही है, कोई बिजनेस पनप ही नहीं रहा, कोई कारोबार नहीं चल रहा, तो स्टॉक कैसे ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर एक और इंटरेस्ट रेट जिसकी आपने बात की थी वो भी जरा डिफाइन कीजिएगा। देखिए गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कहा था कि हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। इसका नतीजा ये हुआ कि महंगाई जो है इन्फ्लेशन 12% से 38% पे चली गई। ठीक है। अब ये वो अफसरान हैं जिनको 65 लाख रुपए तनख्वाहें मिल रही है। और यही गवर्नर स्टेट बैंक के बारे में एक सवाल मुस्लिम लीग नून की क्या मैंने को रुके या सुमड़ा कौन थी, उन्होंने सवाल उठाया तो वजीर ख़जाना ने जवाब दिया कि गवर्नर बाकर से इनकी तनख्वाह ज़्यादा है, कोई 15 लाख ज़्यादा है। लेकिन जब मैंने तहकीक की तो पता चला कि गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह 65 लाख रुपए, 40 करोड़ रुपए इन्होंने लोन लिए अपने हाउस बिल्डिंग अपने घर के हवाले से। ठीक है। इनके बच्चे की अमेरिका में फीस जो है वो भी यहाँ से जा रही है। इसका इनपुट क्या है? तो इतनी तनख्वाहें हम गवर्नर स्टेट बैंक को दे रहे, किस लिए दे रहे हैं? क्या हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास ये मईशतदान है, हमारे पास ये अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे पास अच्छे बैंकर्स हैं। इनको क्या जरूरत है ये करने की? ये लोगों ने तो आप देखें कि हमारे पास खाने को नहीं है। हुकूमत ने अरबों रुपए की गाड़ियां मंगा ली, अरबों रुपए की इनकी तफरियाँ चल रही है, अरबों रुपए की अय्याशी कर रहे हैं, प्राइवेट जेट लेके चल रहे हैं। ये तो मकसद जैसे कि इनके बाप का मुल्क को अपनी जेब से खर्च कर रहे हो, ये सारा हुकूमत के खजाने में जा रहा है, इससे ये खर्चा हो रहा है। तो अवाम पे इसका बोझ पड़ रहा है। बहुत टाइम से मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने अपने होश में ये सारी बातें ना सुनी हो कि हुकूमत के ऊपर इतना खर्चा जा रहा है, अफसर शाही के ऊपर दबादब लगा के कर दिया जा रहा है, और जितने खर्चे हैं वो खजाने से जा रहे हैं और इन्हीं के ऊपर लग रहे हैं। ये अभी की बात नहीं करी, पिछले 30-40 सालों से यही आप हिस्ट्री उठा के देखें, अगर आप भुट्टो के दौर से देखें या उससे पुराने दौर से देखें, इनके ऊपर तो बड़ा खर्चा होता है। देखिए भुट्टो साहब का दौर था या उससे पहले का दौर था, उस दौर में एक चीज़ अच्छी थी कि मॉनेटरी करप्शन नहीं थी, लेकिन ये इस लेवल पे नहीं थी। आजकल तो स्काई इज द लिमिट। हाँ। आज जो सबसे बड़ा मसला है वो मॉनेटरी करप्शन का है। ठीक, जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। ही वाज अ पावर करप्ट बट ही वाज नॉट अ मॉनेटरी करप्ट। मॉनेटरी करप्शन उस बंदे के 1 रुपया भी नहीं निकली। बिल्कुल। तो मकसद ये कि अब मैं सजेस्ट करूँगा, मैंने पहले भी ये बात सजेस्ट की थी, जितने भी सरकारी अफसरान हैं या जिन्होंने मिनिस्टर है या जो कोई भी है जिन्होंने यहाँ सर्व किया है, रिटायरमेंट के बाद कम से कम 5 साल तक उनको मुल्क छोड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए।
और रिटायरमेंट के बाद उनको मुझसे वो तमाम क्लियरेंस लेनी चाहिए, तमाम मनी ट्रेल, तमाम बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वह आपकी ड्यूअल सिटीजनशिप है या नहीं है, पूरी मनी ट्रेल लें, पूरा उनका हिसाब लें। जब उनकी क्लियरेंस सारी हो जाए तब 5 साल के बाद उनको जाने की इजाज़त दी जाए। आपने देखा नहीं, चीफ जस्टिस 2 घंटे भी रुकने को तैयार नहीं थे, सीधा फ्लाइट पकड़ी और भाग गई यहाँ से। मकसद उनको पता था ना कि मैंने क्या हशर किया इस मुल्क में, किस तरह मैंने इंसाफ ये को तो आपने बेचा बहुत है। अच्छी बात की। आप मैं कहती हूँ, मुझे कभी कभी ये थॉट्स आते हैं कि ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं, चाहे अमेरिका हो गया, करप्शन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती है, लेकिन आपने जैसे बात की कि मॉनेटरी करप्शन हो रही है, ठीक है, उस पर आप आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन उसको जो माशरे में फैल रही है ना वो, और जिसकी जड़ें जो आपके राइट लेफ्ट हैंड जो लोग बैठे हुए, वो पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रेल चल रही है, वो आके आवाम तक पहुंच रही। अब आवाम के पास बचता ही क्या है? पूरा निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा, जब आपके मुल्क में जब आपका सुप्रीम कोर्ट एक आज़ाद इदारा था और उसके अहकामात हुकूमत मानने को तैयार नहीं थी, अब तो इन्होंने ये हद कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने ताबे कर दिया है। कभी दुनिया में कहीं ऐसा कहीं होता सुना, है कि जजेस भी हुकूमत की मर्जी से लगेंगे ताकि इनके मनपसंद फैसले लिए जाए। अच्छा, मेरे पास एक सवाल है, मुझे एक बात बताएं, जब ओगरा के पास ये आपकी या नेपरा के पास समरी भेजी जाती है, या फिर आपके ये जो ऑयल की कीमतों के हवाले से भेजा जाता है, जब तो गवर्नमेंट इंटरवीन क्यों करती है? देखिए, मुझे इमरान खान की एक बात बड़ी पसंद थी। वो कहते थे कि हर इदारा ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए, बिल्कुल खुद मुख्तार होना चाहिए, ताकि वो अपने फैसले खुद करे, और ताकि जब वो सवाबदीद हो सके ना, सवाबदीद भी हो सके ना। आपके यहाँ अगर लोगों को इंसाफ मिलेगा तो लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ बजाय इन्वेस्टमेंट के लोग अपने यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, इदारे यहाँ से, कितने बैंक यहाँ से वाइंड अप होके चले गए, कितने फॉरेन इदारे यहाँ से उठ के चले गए, कितनी फॉरेन कंपनीज वाइंड अप करके चली गई। जब जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, अब रूल ऑफ लॉ को आप देखें ना, कि रात को मैं एक टीवी चैनल पे इलेक्शन वाले दिन तबसरा कर रहा था, जो नताइज आ रहे थे रात के 10:30 बजे और 11:15 बजे के करीब, मैंने देखा जिस पार्टी को 17 सीटें, वो भी कंट्रोवर्शियल मिली, सुबह उठ के देख रहा हूँ तो 170। और मैंने रात को ये बात कही थी कि सुबह जब, क्योंकि मुझे कहा किसी ने, कि मुझे एंकर ने कहा कि आप देखें कि यास्मीन राशिद 85,000 वोट की लीड से जीत गई है। मैं कहा सुबह जब ये कौम उठेगी ना तो जो चौथे नंबर पे कैंडिडेट वो जीता हुआ होगा, पहले नंबर का पता ही नहीं होगा। तो जहाँ पे रूल ऑफ लॉ ना हो, या 17 सीटों को 170 कर दी जाए, कोई पूछने वाला ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठी हो, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के यार, अच्छा आपने लगाई है, मैं नहीं मानता, जाओ क्या करोगे, मैं नहीं लेता आपकी। मकसद इतनी बदमाशी, तो ये क्या हम बेवकूफ़? बिल्कुल, इन्होंने तो आवाम को बिल्कुल ऐसे बेवकूफ़ बनाया। डैडी साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि एक ज़माना था जो हम पढ़ते हैं, भुट्टो साहब के दौर में चीज़ें प्राइवेटाइज कर दी गई थी और नेशनलाइज जो किया। मुझे बताएं कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द नेशनलाइज्ड एंड द प्राइवेटाइज, और इसमें फ़ायदा क्या आवाम को होता है? अगर तो हम मैं, जैसे एक मिसाल है, मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें हम एक घर बनाते हैं अपना ज़ाती तौर पर, एक घर मिलता है आपको गवर्नमेंट से, उसमें कितना कचरा होता है उस घर में, और एक आप अपनी ज़ात के लिए खुद चीज़ बनाते हैं तो उसमें आप गुड़ डालते हैं। इसके जवाब देखिए, भुट्टो साहब जो थे ना, ही वॉज नॉट करप्ट पर्सन, ही वॉज ऑनेस्ट पर्सन, सिंसियर इंसान थे। लेकिन उनकी जो शुरू में जो पॉलिसी ये नेशनलाइजेशन की थी, वो गलत साबित हुई, उससे नुकसान हुआ। लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने इस पे उबूर हासिल किया। उन्होंने जो इस्लामी नुकसान बताइएगा, वो नुकसान जो हुआ ना, और नुकसान ये होगा, आपका तालीमी इदारे खत्म हो गए, वो तो बिल्कुल, आपकी बैंकिंग का निज़ाम पूरा तबाह हो गया, आपकी शिपिंग इंडस्ट्री तबाह हो गई, आपकी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री थी वो तबाह हो गई। भुट्टो साहब ये समझते थे कि ये सरकारी अफसरान जो है, ब्यूरोक्रेट, वो इसको संभालेंगे, लेकिन सरकारी अफसरान की मेजॉरिटी वही काम करती जहाँ उनको पैसे मिलते। अच्छा, अब इसी की बात अगर आप इसको उलट कर लें, अगर हम चीज़ों को प्राइवेटाइज करना शुरू करें तो भी नुकसान होता है। देखिए,
प्राइवेटाइज आप करें तो ईमानदारी से करें। नहीं, अगर जिसकी इस तरह ना करें कि आप अपने फ्रंट है एंडों को ला के बिठा दें और करें जैसे 10 अरब रुपए की पीआईए दे दो। अरे भाई 10 अरब रुपए की बात करो, पीआईए के सिर्फ आप एसेट्स ही देखोगे तो ये खरबों रुपए के हैं। एयरलाइन को तो आप दूर रखें, लेकिन सिर्फ उसकी एसेट्स देख लें। जिस तरह स्टील मिल को औने पौने दाम में लेने के चक्करों में आप उसकी सिर्फ लैंड देखे, वो खरबों रुपए की है। बिल्कुल। तो ये लोग करते ही हैं कि अपने फ्रंट बैंक को, जैसे कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, अपने फ्रंट बैंक को बिठाया और उसको दे दी। ठीक है डॉक्टर साहब, बस एक आखिरी सवाल जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, क्योंकि इसके हम फिर अलग से प्रोग्राम करेंगे महंगाई के ही हवाले से, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आप मुझे सिर्फ बताइए, कुछ आपको बेहतरी नज़र आ रही है कि इन्फ्लेशन थोड़ा कोई कम, आवाम को कुछ कोई रिलीफ मिलने वाला है? देखिए, ये जो हालात चल रहे हैं, मैं क्या समझता हूँ कि इसमें मुझे कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। किस चीज़ की बेहतरी? अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि ये मुल्क तरक्की करे। ये मुल्क की ज़मीनों में इतना ख़जाना है, इतनी दौलत है, लेकिन वो इस आवाम इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रही। ये कौन, आप रिकॉर्डिंग देख लें, आप बलूचिस्तान में कितने ऐसे ख़जाने हैं जो कि ऑफ द रिकॉर्ड जा रहे हैं। आप देखें पिछले कई सालों से थर के अंदर बेस्ट क्वालिटी का ग्रेनाइट निकला, कोई जानता ही नहीं कि वो कहाँ गया, कौन इसका बेनिफिशियरी। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि इसका जवाब दे क्यों नहीं है लोग, इसकी सवाबदीद क्यों नहीं होती। नाज़रीन, ये इतने और ऐसे मसले हैं कि जिसके ऊपर जितनी भी बात की जाए कम होगी, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि हम एक एक मसले को और एक एक चीज़ को ज़रूर हम हाईलाइट करेंगे अपने प्रोग्राम के ज़रिए, लोगों को, आम लोगों को बताएंगे, और उन जो हुक्मरान हैं उनको भी इसका जवाब देना होगा। फारूक राठी साहब, आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। सॉरी, थोड़ा सा मैं अपने चीज़ों की वजह से थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, तो मेरी तरफ से माज़रत है। तो जनाब नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ आपके साथ उस्मा इजाज़ खान।